मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। तो जैसा कि हमने अपना बैच शुरू किया हुआ है और कल हमारी क्लास थी पंजाब जीके और पंजाब हिस्ट्री की, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी सेकंड क्लास होगी पंजाब जीके और हिस्ट्री ऑफ पंजाब की। तो कल मैंने आपको कुछ फैक्ट्स लिखवाए थे पंजाब जो स्टैटिक पार्ट है जीके का उसके रिगार्डिंग। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले ना मैं कुछ आपके डाउट्स ले लेता हूँ। कल ना वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि पंजाब और पाकिस्तान की बाउंड्री के बारे में बता दीजिए। तो सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान का जो टोटल बॉर्डर है ना वो बॉर्डर की बाउंड्री है 3323 किलोमीटर। वैसे ये मैंने आपको करवाया इसलिए नहीं था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। फिगर्स पूछना ना बहुत टाइम पहले छोड़ चुकी है यूपीएससी भी और पीपीएससी भी, तो फिगर्स से रिलेटेड सवाल आते नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पूछा था तो मैं बता देता हूँ। जो इंडिया पाकिस्तान की टोटल बाउंड्री है वो है 3323 किलोमीटर और उसमें से 425 किलोमीटर जो बाउंड्री है वो है पाकिस्तान और पंजाब की। और दूसरा मुझे क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने कि जो पंजाब की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पंजाबी है या गुरमुखी है। तो सबसे पहले तो जो हमारी जो स्टेट लैंग्वेज है वो भी पंजाबी है, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी पंजाबी है, और जो गुरमुखी है ना वो हमारी ऑफिशियल स्क्रिप्ट है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में। तो जो गुरमुखी है वो हमारी ऑफिशियल स्क्रिप्ट है। तो कल हमने कुछ फैक्ट्स लिखे थे तो वैसे ही कंटिन्यू करेंगे हम अपनी क्लास। पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स लिखवाऊंगा, जो स्टैट्स हैं वो लिखवाऊंगा, और उसके बाद हम सेकंड पार्ट में क्लास के सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ पंजाब। तो अभी पंजाब जीके वाला पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप कल की तरह नोट करते जाइएगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। जैसे ये आपका पेज है, यहाँ पे आपने मार्जिन खींच लेना है और यहाँ पे आपको अपने नोट्स लिखते रहना है। ठीक है, तो चलो आज पहली हेडिंग डालो, डेमोग्राफी। ये जो मैं आपको डेमोग्राफी करवा रहा हूँ, ये जो सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट हुआ था 2011 में, ये उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, हर 10 साल बाद सेंसस होता है। वैसे रूल्स के अकॉर्डिंग चला जाए तो 2021 में हमारा जो नेक्स्ट सेंसस था वो कंडक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से वो लेट हो गया है। तो फिलहाल हम जो 2011 की फिगर्स है ना हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो लिखो पंजाब की टोटल पॉपुलेशन, लिखो टोटल पॉपुलेशन 277.43 लाख। ये पंजाब की टोटल पॉपुलेशन है, इस पे सवाल नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखो मेल पॉपुलेशन, ये है 146.39 लाख, ब्रैकेट में लिख लो 52.8%। उसके बाद लिखो फीमेल पॉपुलेशन 131.04 लाख, ब्रैकेट में लिख लो 47.2%। आपको फिगर्स पे सवाल नहीं आएगा, अगर आपको सवाल आना हुआ तो परसेंटेज पे सवाल आ सकता है, और ऐसे सवाल पूछने बहुत टाइम पहले पीपीएससी बंद कर चुकी है, तो इसके ऐसे चांसेस है नहीं कि इस पे कोई सवाल बने। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रूरल पॉपुलेशन 62.52%। नेक्स्ट लिखो अर्बन पॉपुलेशन 37.48%। नेक्स्ट लिखो डेंसिटी 551% पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं इसको। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग बसते हैं। ठीक है, तो जो पंजाब की डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी है 551% पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट लिखो सेक्स रेशियो 895। नेक्स्ट लिखो चाइल्ड सेक्स रेशियो
846। सेक्स रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर 1000 मेल्स हैं किसी पॉपुलेशन में, 1000 मेल्स के पीछे कितनी फीमेल्स हैं, ठीक है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब ये होता है कि 18 साल से जितने नीचे के बच्चे हैं उनमें 1000 मेल्स के पीछे या 1000 बॉयज के पीछे कितनी गर्ल्स हैं, ठीक है। अब लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिटरेसी रेट। ये सारा डेमोग्राफी में चल रहा है। लिटरेसी रेट लिखो 75.8%। नेक्स्ट लिखो मेल लिटरेसी 80.4%। नेक्स्ट लिखो फीमेल लिटरेसी 70.7%। ये हमारा सब टॉपिक था डेमोग्राफी का। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टैट्स का। डिस्ट्रिक्ट स्टैट्स, STATS। इसमें ये देखेंगे कि सबसे लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, या मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, या मोस्ट पॉपुलेटेड कौन सी है, लीस्ट पॉपुलेटेड कौन सी है, ठीक है। ये सब आता है डिस्ट्रिक्ट स्टैट्स में। तो सबसे पहले लिखो फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। उसमें लिखो होशियारपुर, ब्रैकेट में लिख लो 84.6%, मतलब होशियारपुर की 84.6% जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है। नेक्स्ट लिखो लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। इस पे लिखो मानसा। मानसा की 61.8% जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है। ये लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है अपने पंजाब की। उसके बाद लिखो मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। उसमें लिखो लुधियाना। नेक्स्ट लिखो लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। इसमें ना दो लिख लो, एक लिखो मरेलकोटला, एक लिखो बरनाला। अब अगर तो आपके ऑप्शंस में मरेलकोटला भी ऑप्शन में हुआ फिर तो आपको टिक करना है मरेलकोटला को, ठीक है। और अगर मरेलकोटला ना हो कि बरनाला ऑप्शंस में हुआ तो आपको बरनाला टिक करना है। इसका मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि मरेलकोटला ना ये डिस्ट्रिक्ट बनी है 2021 में, ठीक है। और ये जो सारा ये जो डेटा है ये डेटा चल रहा है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, ठीक है। तो आप ऑप्शंस में देख लेना, अगर तो बरनाला हुआ और मरेलकोटला ना हुआ ऑप्शंस में, ठीक है, 4 ऑप्शंस में मान लो कोई भी 4 ऑप्शंस दिए होंगे, अगर तो बरनाला हुआ और मरेलकोटला ना हुआ, ठीक है, फिर तो आपको बरनाला को ही टिक करना है, ठीक है। क्योंकि बरनाला पहले था लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। अब क्योंकि मरेलकोटला नया बन गया तो जब उसकी पॉपुलेशन को काउंट किया गया तो वो बरनाला से कम आई है, ठीक है। तो अगर तो मरेलकोटला हुआ ऑप्शंस में फिर तो आपको मरेलकोटला को टिक करना है, ठीक है। अगर ना हुआ तो बरनाला को। दोनों लिख लो, लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट बरनाला और मरेलकोटला। मरेलकोटला के ब्रैकेट में न्यू लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज। तो इसमें लिखो लुधियाना। नेक्स्ट लिखो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज। अब ये 2014 के आसपास ये डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी मोहाली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि पठानकोट का स्टैटिस्टिक्स डाटा आ गया, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गई पठानकोट। अब 2021 में जो मरेलकोटला का एरिया है ना वो पठानकोट से भी कम है, ठीक है। तो आप ना 2 लिख लो इसमें, एक लिख लो पठानकोट और एक लिख लो मरेलकोटला, ठीक है। जो मरेलकोटला है उसका एरिया पठानकोट से भी कम है, ठीक है। तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेना, अगर ऑप्शंस में मरेलकोटला हुआ तो मरेलकोटला को ही टिक करना है आपको,
और अगर आपके ऑप्शंस में मलेरकोटला ना हो के पठानकोट हुआ तो पठानकोट को टिक करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो हाईएस्ट सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो करवाया ना मैंने आपको अभी कि 1000 मेल्स के पीछे कितनी फीमेल्स हैं। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है? हाईएस्ट सेक्स रेशियो किनकी है? होशियारपुर की। वहां पे 961 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स के पीछे। नेक्स्ट लिखो लोएस्ट सेक्स रेशियो। इसमें लिखो बठिंडा, ब्रैकेट में लिख लो 868 पर 1000 मेल्स, मतलब 868 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट लिखो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। इसमें लिखो SBS नगर, शहीद भगत सिंह नगर, जिसको नवांशहर भी कहते हैं। पहले उसका नाम नवांशहर हुआ करता था, अब उसको SBS नगर कहते हैं, शहीद भगत सिंह। ये रेशियो है 885 पर 1000 मेल्स। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो SBS नगर 885 पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो तरन तारण 820 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट लिखो डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें लिखो लुधियाना। नेक्स्ट लिखो डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें लिखो श्री मुक्तसर साहिब, MUKTSAR। नेक्स्ट लिखो मैक्सिमम डेकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मैक्सिमम डेकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, DECADAL, डेकेडल। इसका मतलब होता है 10 ईयर्स। एक डेकेड में 10 साल होते हैं ना। इसमें लिखो SAS नगर, जिसको मोहाली भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो मिनिमम डेकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसमें लिखो SBS नगर, शहीद भगत सिंह नगर, ब्रैकेट में लिख लो नवांशहर। अब स्टार मार्क करके लिखो नेक्स्ट इसी में, द ओनली तहसील इन पंजाब which doesn't have urban population। तो इसमें लिखो खडूर साहिब। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाओ स्टेट यूनिवर्सिटीज इन पंजाब। सबसे पहले लिखो पंजाब यूनिवर्सिटी। ये कहां पे है? चंडीगढ़ में। सेकंड लिखो पंजाबी यूनिवर्सिटी। पहली थी पंजाब, PANJAB, पंजाब, ये थी चंडीगढ़ में, ठीक है। दूसरी है पंजाबी, ये कहां पे है? पटियाला में। नेक्स्ट लिखो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी।
इसमें लिखो अमृतसर। नेक्स्ट लिखो गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, ये है लुधियाना में। नेक्स्ट लिखो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी है लुधियाना में। नेक्स्ट लिखो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये है जालंधर में। नेक्स्ट लिखो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ये है फरीदकोट में। नेक्स्ट लिखो गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, ये है होशियारपुर में। नेक्स्ट लिखो राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, ये है पटियाला में। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो पंजाब में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, वो है बठिंडा में। नेक्स्ट लिखो डीम्ड यूनिवर्सिटीज इन पंजाब, डीम्ड DEEMED, डीम्ड यूनिवर्सिटीज इन पंजाब। इसमें लिखो संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसको स्लाइड भी कहते हैं, SLIET, संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यह है लौंगोवाल संगरूर में। संगरूर में एक जगह है लौंगोवाल, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट लिखो थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यह है पटियाला में। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन पंजाब। इसमें लिखो सबसे पहले लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यह है जालंधर में। नेक्स्ट लिखो श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, यह है फतेहगढ़ साहिब में। नेक्स्ट लिखो गुरु काशी यूनिवर्सिटी, यह है तलवंडी साबो में, जो कहां पे पड़ता है, बठिंडा में। नेक्स्ट लिखो DAV यूनिवर्सिटी, ये कहां पे है, जालंधर में। अच्छा, इनमें ना ये सवाल पूछ लिया जाता है कि ये यूनिवर्सिटी कहां पे है, तो ये इसलिए करवा रहा हूं मैं आपको। DAV यूनिवर्सिटी जालंधर में। नेक्स्ट लिखो आदेश यूनिवर्सिटी, यह बठिंडा में। नेक्स्ट लिखो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यह मोहाली में। नेक्स्ट लिखो चितकारा यूनिवर्सिटी, ये चंडीगढ़ में। अब यहां पे ना ध्यान रखना, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो चंडीगढ़ में नहीं है, वो मोहाली में है, ठीक है। और चितकारा यूनिवर्सिटी वो चंडीगढ़ में है, और ये दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं।
नेक्स्ट लिखो देश भगत यूनिवर्सिटी, यह फतेहगढ़ साहिब में। नेक्स्ट लिखो रायत बारा यूनिवर्सिटी, ये SCS नगर में। अब हमारा स्टेट प्रोफाइल का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे ना आप स्टार मार्क करके एक चीज लिख लो, क्योंकि हमारे सिलेबस में एनवायरनमेंट इश्यूज भी है ना, तो हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक पंजाब में एक फैक्ट है वो मुझे आपको लिखवाना है, वो लिख लो, स्टार मार्क करके लिखो। इसमें आपको क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि पंजाब में हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, तो वो लिख लो, स्टार मार्क करके लिखो, हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन पंजाब इज इन होशियारपुर। बाकी जो पंजाब के जो वेटलैंड्स हैं वो हम कवर करेंगे जब हम करेंगे ना एनवायरमेंटल इश्यूज, वो हम उसमें कवर करेंगे। फिलहाल हम हिस्ट्री कर रहे हैं। ये मैंने आपको इसलिए करवा दिया क्योंकि ये इसका पार्ट था स्टेट प्रोफाइल का, ठीक है। अब ना इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये आपकी स्टेट प्रोफाइल खत्म हो चुकी है। हिस्ट्री अब हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे। उससे पहले ना हम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब के बारे में एक टॉपिक बना लो, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। इसमें मैं जितनी भी 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना उनके बारे में आपको बताता रहूँगा। आपने क्या करना है कि डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब बना के ना आपने हेडिंग बना लिया करनी है। हम ऐसे ही कवर करेंगे अपनी डिस्ट्रिक्ट्स को, ताकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कोई भी सवाल आ जाए ना तो हम उसको हैंडल कर सकें। जैसे आज हम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट करेंगे फरीदकोट, ठीक है। तो आपको ऐसे फरीदकोट हेडिंग बना लेनी है और यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स लिखवाता रहूंगा, वो पॉइंट्स आपको नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। तो हेडिंग बना लो और इसकी जगह आप इतनी छोड़ना कि हम 23 डिस्ट्रिक्ट्स एक साथ, मतलब आपके जो नोट्स हैं उसमें 23 डिस्ट्रिक्ट्स का जो डेटा है वो एक साथ रहे, ठीक है। आप ऐसे ना करना, क्योंकि आज हम सारी डिस्ट्रिक्ट्स नहीं कर पाएंगे, मैं 1 या 2 ही करवाऊंगा आपको आज, ठीक है। और उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे, हमारे जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है ना आज हम उस पर चले जाएंगे, ठीक है। तो चलो लिखो फरीदकोट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट लिखो केम इनटू एग्जिस्टेंस, उसमें लिखो 1972। और इसमें जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना वो भी मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। उस पर मैं स्टार मार्क करवाता रहूंगा आपको। इसकी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स देख लो, फिरोजपुर, मोगा, बठिंडा, मुक्तसर और फाजिलका। हम मैप पे भी करते हैं। कौन सी कर रहे हैं हम? फरीदकोट। तो ये है आपकी फरीदकोट, ठीक है। तो इसकी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं? ये इसके ऊपर आता है फिरोजपुर और इसके साइड में फिर आता है मोगा, ये बठिंडा, ये मुक्तसर और ये फाजिलका, ठीक है। तो ये 5 जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको टच करती है फरीदकोट की बाउंड्री, ठीक है। इसके फाउंडर का नाम लिखो, राजा मोकालसी, राजा मोकालसी, ये इसके फाउंडर थे। साथ में लिखो फाउंडर में मोकलहर, MOKALKALHAR, मोकलहर।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फरीदकोट नेम्ड आफ्टर बाबा फरीद। नेक्स्ट लिखो, जो तहसील्स आती है ना फरीदकोट के अंडर, उनके नाम लिखो, फरीदकोट, कोटकपूरा और जैतो। कोट कपूरा और जैतो। जो कोट कपूरा है उसके फाउंडर हैं चौधरी कपूरा। और इसके फाउंडर का नाम है जैतो। एक सिद्धू जाट थे, सिद्धू जाट। फरीदकोट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि फरीदकोट जो नाम पड़ा है फरीदकोट का, वो किनके पीछे पड़ा है, मतलब किस वजह से फरीदकोट का नाम फरीदकोट पड़ा है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें यही बनता है कि बाबा फरीद। ठीक है, अब इसमें जो यूनिवर्सिटी आती है, मैं अभी आपको करवा के गया हूं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। ये भी लिख लो। डिस्ट्रिक्ट्स में ना ये सारा डाटा जो मैंने आपको करवाया ना इसमें स्टेट स्टैट्स में या स्टेट प्रोफाइल में, ठीक है, ये हम दोबारा यहाँ पे भी लिखेंगे इसमें डिस्ट्रिक्ट्स में। तो लिख लो यूनिवर्सिटी, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। नेक्स्ट लिखो प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। इसमें लिखो गुरुद्वारा टिल्ला, TILLA, ब्रैकेट में लिख लेना चिल्ला, CHILLA। यहां पे जो बाबा फरीद है ना, उनकी टोम्ब है, TOMB, टूम्ब। नेक्स्ट गुरुद्वारा लिखो, गुरुद्वारा गोदारी साहिब, GODARI साहिब। नेक्स्ट लिखो गुरुद्वारा गुरु की टाब, गुरु की टाब। नेक्स्ट लिखो गुरुद्वारा टिब्बी साहिब, नेक्स्ट लिखो गुरुद्वारा गोदावरीसार पातशाही 10वीं, स्पेलिंग लिखवा देता हूं मैं आपको। गुरुद्वारा GODAVARISAR, गोदावरीसार पातशाही PATSHAHI 10वीं, DASVIN। एक और डिस्ट्रिक्ट कर लो आज। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है बठिंडा। बठिंडा में भी ऐसे ही बना लेना, ऊपर डिस्ट्रिक्ट लिख के और फिर उसके पॉइंट्स लिख लेना, और उसके बाद हम हिस्ट्री शुरू करते हैं। बठिंडा का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवाया था मैंने आपको कि यहां पे क्या है, लोएस्ट सेक्स रेशियो है। ठीक है, तो यहीं पे ब्रैकेट में लिख लो ताकि आपको याद रहे, लोएस्ट सेक्स रेशियो।
लिखो केम इनटू एग्जिस्टेंस, फर्स्ट पॉइंट बठिंडा में 1948। अब लिखो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स। सबसे पहले मानसा, तेरा मानसा, उसके बाद लिखो संगरूर, नहीं मानसा के बाद लिखो बरनाला, संगरूर मत लिखना, मानसा, बरनाला, मोगा, फरीदकोट और मुक्तसर। और ये हरियाणा में सिरसा और फतेहाबाद को टच करता है। पीछे जहां पे आप फरीदकोट लिख के आए हो ना, वहां पे मैंने 2 गुरुद्वारे करवाए थे आपको, एक गुरुद्वारा गुरु की टाब और एक था गुरुद्वारा टिल्ला। इन दोनों पे स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। वापस आ जाओ बठिंडा पे। एंशियंट नेम ऑफ बठिंडा लिखो विक्रमगढ़। एंशियंट नेम विक्रमगढ़। नेक्स्ट लिखो बठिंडा नेम्ड आफ्टर राजपूत रूलर बिनाई पाल एंड हिज वजीर ठंडा राम। बिनाई पाल ठंडा राम, ये कौन था? ये वजीर था और ये राजपूत रूलर। मेजर इंडस्ट्रीज लिखो बठिंडा में जो है, सबसे पहले लिखो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। दूसरी लिखो ग्रासिम इंडस्ट्री, ग्रासिम इंडस्ट्री। पावर प्लांट्स लिखो गुरु नानक देव थर्मल प्लांट एट बठिंडा, गुरु नानक देव थर्मल प्लांट एट बठिंडा। दूसरा लिखो गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट एट लहरा मोहब्बत, ये भी बठिंडा में पड़ता है। नेक्स्ट लिखो रिफाइनरी, नेक्स्ट पॉइंट बनाना, पावर प्लांट्स के बाद ना नेक्स्ट पॉइंट बनाना रिफाइनरी इन बठिंडा। उसमें लिखो HMEL, HMEL। ये क्या है? HPCL प्लस मित्तल एनर्जी लिमिटेड।
ये जॉइंट वेंचर है। इसको गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले लिखो तख्त श्री दमदमा साहिब। ब्रैकेट में लिखो तलवंडी साबो, ये तलवंडी साबो में है। नेक्स्ट लिखो किला मुबारक। नेक्स्ट लिखो बहिया फोर्ट, BAHIA, बहिया फोर्ट। नेक्स्ट लिखो लाखी जंगल, लाखी जंगल। नेक्स्ट लिखो मजार ऑफ पीर हाजी रतन, मजार ऑफ पीर हाजी रतन। बाकी की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हम कल शुरू करेंगे। कल हमने करना है मानसा डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं जहाँ पे कल हमने अपनी हिस्ट्री छोड़ी थी ना, वहाँ से शुरू करते हैं। कल हमने कहाँ तक किया था? कल हमने किया था, हमने साइट्स लिखी थी उसकी पेलियोलिथिक साइट्स, और मीजोलिथिक साइट तो कोई थी नहीं, नियोलिथिक साइट्स लिखी थी, और उसके बाद हमने लिखी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स थी। अब हिस्ट्री आगे कैसे चलती है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होती है ना, उसका खत्म होने का एक रीजन होता है आर्यंस का इन्वेजन। जो आर्यंस होते हैं, मतलब वन ऑफ द रीजंस बताया जाता है कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो खत्म इस वजह से होगी क्योंकि एक रीजन उनमें से ये था कि आर्यंस ने इन्वेड कर दिया था और इन लोगों को मार दिया गया। दूसरा उसका रीजन ये बताया जाता है कि कोई ना कोई बहुत बड़ी आपदा आई होगी जिस वजह से सारी की सारी सिविलाइजेशन तबाह हो गई। तो हम ना आर्यन वाले पॉइंट को लेके चलते हैं फिलहाल। तो उसके बाद आर्यंस आ जाते हैं, और आर्यंस के बाद आते हैं ये पर्शियन और ग्रीक्स। आर्यंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनका सच इम्पैक्ट था नहीं पंजाब पे कुछ, ठीक है। उसके बाद आते हैं पर्शियंस और ग्रीक्स, ठीक है। तो इनके बारे में एक एक दो फैक्ट्स लिख लो। सबसे पहले लिखो डेरियस, डेरियस DARIUS। हेडिंग बना लेना आप, पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन्स, हिस्ट्री ऑफ पंजाब में, ठीक है। डेरियस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने कुछ पंजाब के कुछ पार्ट्स को ऑक्यूपाई किया था। लिख लो डेरियस ऑक्यूपाइड सम पार्ट्स ऑफ पंजाब, और ब्रैकेट में लिख लेना ही वॉज अ ग्रीक, सॉरी ही वॉज अ पर्शियन। नेक्स्ट लिखो पर्शियन किंग गुस्ताव। (516 BC में इसने पूरे पंजाब को ऑक्यूपाई कर लिया था।
Gustaf in 516 BC completely occupied the Punjab. उसके बाद अलेक्जेंडर पंजाब आता है। अलेक्जेंडर की स्टोरी थोड़ी ऐसी है कि वो मैसेडोनिया से होता है और मैसेडोनिया से होता होता वो पूरी दुनिया को जीतता हुआ पंजाब पहुंच जाता है। पंजाब में उस टाइम पे रूल होता है पोरस का, ठीक है, और दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में पोरस हार जाता है। तो इसमें ना एक छोटी सी कहानी बहुत फेमस है, वो मैं सुना देता हूँ आपको। पोरस जब हार जाता है ना तो वो घुटने टेक लेता है सिकंदर के सामने। तो सिकंदर पोरस से पूछता है कि बता मैं तेरे साथ क्या करूं, कि मुझे तेरे साथ क्या सलूक करना चाहिए। तो पोरस इसके जवाब में कहता है कि जो सलूक एक राजा दूसरे राजा से करता है तू भी मेरे साथ वही सलूक कर, ठीक है। तो उसकी इस बात से सिकंदर इतना या अलेक्जेंडर इतना प्रभावित होता है कि वो ना उसको मारता नहीं है, वो उसको छोड़ देता है। और उसके बाद की स्टोरी ये है कि अलेक्जेंडर को ना मलेरिया हो जाता है। अलेक्जेंडर की डेथ के पीछे बहुत सी स्टोरीज हैं। उनमें से एक स्टोरी ये है कि उसको ना वाइन में जहर मिला के दे दिया जाता है। दूसरी स्टोरी ये है कि उसके जो सोल्जर्स थे ना वो लड़ाई कर करके इतना थक चुके थे कि अब वो फर्दर फाइट नहीं करना चाहते थे, तो वो किसी तरह से ना उसका मर्डर प्लान करते हैं या उसको असैसिनेट करने का प्लान करते हैं। दूसरी स्टोरी ये चलती है। तीसरी स्टोरी ये है कि अलेक्जेंडर को मलेरिया हो जाता है। और आयरनी देखो आपकी, ऐसा राजा जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया था एक मच्छर से हार जाता है वो। तो मलेरिया की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो अलेक्जेंडर की स्टोरी मैंने इसलिए बताई क्योंकि पीपीएससी ना सवाल पूछ चुकी है कि अलेक्जेंडर जब जीतता हुआ अपने एंड पे पहुंचा पंजाब के कौन से एरिया से वो वापस लौटा था, ठीक है। तो वहां पे स्टार मार्क करके लिख लो, अलेक्जेंडर रिटर्न्ड फ्रॉम रिवर ब्यास। मतलब वो रिवर ब्यास को क्रॉस नहीं कर पाया था, रिवर ब्यास से वो वापस मुड़ जाता है। उसके बाद मौर्यंस आते हैं पंजाब में। मौर्यंस हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सुंगाज आते हैं, ग्रीक्स आते हैं, साकाज आते हैं, पार्थियंस आते हैं, कुशानाज आते हैं, ठीक है। इसमें ना गुप्ताज जहां पे जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको करवा देता हूं। लिखो आप गुप्ताज, पंजाब अंडर गुप्ता एज। गुप्ता एज के फाउंडर थे श्री गुप्ता, और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं चंद्रगुप्ता। गुप्ता हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पे ना एक पॉटरी हुआ करती थी जिसको कहते थे रेड पॉलिश पॉटरी। ऐसे रेड कलर के मटके हुआ करते थे, रेड कलर से उन्हें पॉलिश किया जाता था और बहुत शाइन करते थे ये। तो ऐसी रेड पॉलिश पॉटरी ना हमें वहां पे मिली है लुधियाना में, सुनेत जगह है, कल भी मैंने करवाई थी आपको, ये वहां पे मिली है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गुप्ताज। तो लिख लो पॉइंट बना के यहाँ पे गुप्ताज में, पंजाब अंडर गुप्ता एज में लिख लो डिस्कवरी ऑफ रेड पॉलिश्ड पॉटरी एट सुनेत इन लुधियाना। अब जो हमारा सिलेबस है ना अब शुरू होता है। जो आपके सिलेबस में जो पीपीएससी ने जो मेंशन किया है ना आपके पंजाब हिस्ट्री का सिलेबस, वो यहां से शुरू होता है। वो पिछला करवाने का रीजन मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मैं क्यों करवा रहा हूं। जो हमारा रियल सिलेबस है वो यहां से शुरू हो रहा है। इसमें लिखो पंजाब अंडर स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है मोहम्मद गौरी से।
मोहम्मद गौरी ना पंजाब में इधर इंडिया में अटैक करता है, और वो ना उसका एक स्लेव होता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। वो इंडिया में अपना एक स्लेव छोड़ जाता है। जितनी भी उसकी इंडिया में जितनी भी प्रोविंसेस पे उसने कब्जा किया होता है ना, उनकी देखभाल के लिए या उन पे राज करने के लिए वो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक एक डायनेस्टी की स्थापना करता है जिसका नाम होता है स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। और उसके बाद उसको सक्सीड करता है सुल्तान इल्तुतमिश, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ऐबक डायनेस्टी से था, वो ना उसको सक्सीड करता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है रजिया सुल्ताना। ये सीरियल ऑर्डर ऐसी बना लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्ताना। ये पहली और आखिरी सुल्तान होगी जो इंडिया में रूल करेगी, जो फीमेल होगी। ये नोट कर लो। रजिया सुल्ताना के टाइम पे ना गवर्नर होते हैं बठिंडा के, जिसका नाम होता है मलिक इख्तियारुद्दीन। गवर्नर ऑफ बठिंडा मलिक इख्तियारुद्दीन। ये रिवोल्ट कर देता है, जिस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए रजिया सुल्ताना बठिंडा आती हैं, लेकिन वो हार जाती हैं और उन्हें ना कैप्चर कर लिया जाता है। लिख लो, गवर्नर ऑफ बठिंडा मलिक इख्तियारुद्दीन। मलिक इख्तियारुद्दीन का एक बहुत खास आदमी होता है जिसका नाम होता है अल्तुनी। अल्तुनी जब रजिया सुल्ताना को ये कैप्चर कर लेता है मलिक इख्तियारुद्दीन बठिंडा में, तो रजिया सुल्ताना क्या करती है, अल्तुनी से कहती है कि मैं ना तुझसे शादी कर लेती हूँ और तू मेरी हेल्प करना कि जो मेरा किंगडम है वो मुझे वापस मिल जाए। लेकिन इनका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता और रजिया सुल्ताना और अल्तुनी दोनों को मार दिया जाता है, ठीक है। और जहाँ पे रजिया सुल्ताना को कैद किया था ना, मैंने अभी आपको बठिंडा में किला करवाया था, शायद किला मुबारक, किला मुबारक, हाँ, जो बठिंडा में किला मुबारक करवाया था ना, वहीं पे रजिया को बांध के रखा जाता है या इम्प्रिजन किया जाता है, ठीक है। ये स्टोरी मैंने इसीलिए सुनाई आपको, ठीक है। तो इस डायनेस्टी के बाद, स्लेव डायनेस्टी के बाद आती है डायनेस्टी, जो नेक्स्ट डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी। नेक्स्ट डायनेस्टी लिखो, खिलजी डायनेस्टी।
मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जो इनके वो करवा रहा हूँ आपको, जो पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री ऑफ पंजाब 14th सेंचुरी ऑनवर्ड, ठीक है, तो जो पंजाब से रिलेटेड है मैं सिर्फ वही वाले करवाऊंगा, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी में लिखो, इसके जो फाउंडर थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इसके फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनके रूलर थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे गवर्नर ऑफ पंजाब थे तुगलक खान। तुगलक खान नेक्स्ट डायनेस्टी लिखो, तुगलक डायनेस्टी। इसके फाउंडर थे गियासुद्दीन तुगलक, उसके बाद इसके रूलर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक। ये जो पीछे मैंने आपको स्लेव डायनेस्टी करवाई ना, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रजिया सुल्ताना पे। उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि रजिया सुल्ताना को कहाँ पे कैद करके रखा गया था, तो उसमें लिख लेना बठिंडा में, और साथ में लिख लेना किला मुबारक। तो जहाँ पे बठिंडा और किला मुबारक वाली बात लिखी है ना आपने, वहाँ पे स्टार मार्क करके रख लो, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। खिलजी डायनेस्टी में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट है। तुगलक डायनेस्टी में ये किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किंग नहीं सॉरी सुल्तान। इसमें लिखो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया। इसके जो फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के, ये फाउंडर है, ठीक है, ये फाउंडर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं, ही फाउंडेड द सिटी ऑफ फिरोजपुर। उसके अलावा इतना लिख लो पहले, ही फाउंडेड द सिटी फिरोजपुर। उसके अलावा लिखो ही डग अ कैनाल या ही डग कैनाल्स फ्रॉम रिवर सतलुज फॉर द इरिगेशन ऑफ पंजाब, एरियाज ऑफ पंजाब। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आ जाती है, SAYYAD, सैयद डायनेस्टी।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सैयद डायनेस्टी के बाद आ जाती है लोधीज, और लोधीज के बाद आ जाते हैं मुगल्स। मुगल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये आपकी स्टोरी ब्रेक ना हो इसलिए लिख दिया है मैंने, ठीक है, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे सवाल भी नहीं आएंगे और बनते भी नहीं है सवाल। मुगल्स में अपने ना मुगल्स जो है वो मैं आपको करवाऊंगा, जब हम गुरुज करेंगे ना, अपने 10 गुरुज के बारे में करेंगे। मैं कोशिश करता हूं हम आज ही कर दें स्टार्ट उनको। तो जब हम गुरु करेंगे ना तब मैं साथ साथ करवाता रहूंगा कि कौन से जो गुरु थे उनके कॉन्टेम्पररी में कौन सा मुगल किंग था, ठीक है। लोधीज के बाद आएंगे मुगल्स और साथ में हमारे सिखिज्म की शुरुआत हो जाएगी। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिख लो, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ सिखिज्म। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार पीपीएससी 1-2 बार पूछ चुकी है। वो पूछती है कि सिख वर्ड का मतलब क्या होता है, तो वो लिख लो, द वर्ड सिख इन संस्कृत मीन्स ये हेडिंग रखना है इसके, सिखिज्म। संस्कृत में इसका मतलब है शिष्या। शिष्या का मतलब होता है स्टूडेंट। पाली में इसका मतलब है शेखा। ये है संस्कृत में, ये है पाली में। इसका मतलब होता है अंडर ट्रेनिंग। TRAINING, अंडर ट्रेनिंग। जो पंजाबी फॉर्म में सिख का मतलब निकाला जाता है वो निकाला जाता है द डिसाइपल्स ऑफ गुरु नानक देव जी। जब पीपीएससी ने पूछा था उसने 4 ऑप्शंस दिए थे, उसमें से एक ऑप्शन था डिसाइपल और करेक्ट ऑप्शन वही था। डिसाइपल हो गया, स्टूडेंट हो गया, अंडर ट्रेनिंग हो गया, तीनों का मतलब सेम होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब थोड़ी सी स्टोरी सुनो। सिखिज्म का ओरिजिन कैसे होता है कि उस टाइम पे ना सूफिज्म का बहुत चलन था। सूफिज्म एक अलग तरह का एक अलग तरह की फिलॉसफी थी। सूफिज्म में यह कहा जाता था कि भगवान से प्यार करने के लिए या भगवान की पूजा करने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं होता कि भगवान की पूजा की जाए, भगवान की पूजा करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जो सूफी थे वो थोड़ा भगवान की पूजा करने के कंपैरिजन में भगवान से प्यार करने में ज्यादा यकीन रखते थे, और उनका अलग अलग सूफिज्म में ना अलग अलग वो आ जाती हैं, क्या कहते हैं, इनकी ना अलग अलग ऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसमें आते हैं सिलसिलास कहते हैं इनको, ऑर्डर्स को, जिसमें आते हैं नक्शवर्दी सिलसिला, ठीक है, चिश्ती सिलसिला, शुरावादी सिलसिला और कादरी सिलसिला। ऐसे और सिलसिले भी हैं। ये ना इनकी अलग अलग फिलॉसफीज होती थी। कुछ ये बिलीव करते थे कि अगर हमें सूफिज्म को आगे प्रोपेगेट करना है तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी किंग्स है ना
हमें उनसे कुछ किंग्स की जनरली आदत होती थी, वो ना दान दे दिया करते थे। तो इनमें कुछ सिलसिले ऐसे थे, वो कहते थे कि हमें किंग, अगर हमें प्रॉस्पर करना है ना तो हम अपनी भक्ति करते रहते हैं, और अगर कोई किंग आके हमें दान देना चाहता है तो हम ले लेते हैं, ठीक है। और बीच में कुछ सिलसिले ऐसे थे, वो कहते थे कि नहीं, अगर किंग आके हमें दान देता है तो हमें वो दान नहीं लेना है, ठीक है। तो इन ड्यूरेशंस के बीच में ना दूसरा ये जो सूफिज्म था, ये ना उस पर बहुत बिलीव करता था कि भगवान को पूजने के लिए ये जरूरी नहीं है कि भगवान की मूर्तियों की पूजा की जाए, मतलब टेक्निकली ये मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। दूसरा ये कहते थे कि टीचिंग्स को प्रोपगेट करने के लिए हमें उसको त्यागना होगा, ये जो हमारी रोजमर्रा की, हमारी रोज जिंदगी की जो चीजें हैं ना, इनको त्याग के भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी दौरान ना सिखिज्म की इमर्जेंस होती है। तो उस दौरान जो हमारे सबसे पहले गुरु आते हैं, गुरु नानक देव जी, तो वहां से वो भी इन चीजों के खिलाफ थे, आइडल वर्शिप के खिलाफ थे वो। तो वो कैसे उनकी स्टोरी कैसे चलती है, या नेक्स्ट, अब हम ये मैंने स्टोरी बांधने के लिए बताया आपको ये सब, अब हम वो कवर करेंगे जो आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो चलिए गुरु नानक देव जी से शुरू करते हैं। इनके नोट्स आपको कैसे बनाने हैं वो मैं बताता हूँ। एक ना व्हाइट पेपर ले लेना, ठीक है। व्हाइट पेपर पे एक मैं यहाँ पे चार्ट बनाऊंगा, आप उस चार्ट के अकॉर्डिंग एक तो चार्ट बना लेना। हमारे जो 10 गुरु है ना, उनका चार्ट में बनाऊंगा। आज जितने गुरु हम कवर करेंगे, आज मुश्किल से एक ही गुरु कवर होंगे, मैं कोशिश करूंगा अगर 2 हो गए तो वो कवर कर लेंगे। तो वो चार्ट ऐसे बनाते रहना, पहले यहाँ पे गुरु नानक देव जी मैं बनाऊंगा आपके साथ साथ, और उसके बाद एक तो ये चार्ट, पूरा चार्ट बनाना 10 गुरुओं का, वो बनाना है आपको। दूसरा जो 10 गुरु है ना, उनके बारे में मैं आपको फैक्ट्स लिखवाऊंगा, कुछ आपको वो फैक्ट्स लिखने हैं, ठीक है, और उन्हीं पे बेस क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले लिखो गुरु नानक देव जी, हमारे फर्स्ट गुरु। इनके फादर का नाम था मेहता कालू, और मदर का नाम था माता तृप्ता। और इनकी सिस्टर का नाम था माता नानकी। इनकी शादी होती है माता सुलखनी से। उनसे इनको होते हैं 2 बेटे, एक तो श्रीचंद जी, दूसरे थे लक्ष्मीदास। ये चार्ट बना लो। अब उसके बाद जो नेक्स्ट गुरु होंगे ना, वो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट गुरु होंगे, मतलब आप अपने नोट्स में जो चार्ट है वो इस तरीके से बना लेना। मैं इस चार्ट की फोटो खींच के भेज दूंगा आपको। अब गुरु नानक देव जी के बारे में ना फैक्ट्स लिख लो, और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो भी बताता रहूंगा मैं आपको, अदरवाइज इसमें ज्यादातर चीजें इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। तो लिख लो इनका बर्थ, सबसे पहले लिखो गुरु नानक देव जी, और उसके बाद नीचे फैक्ट्स लिखते रहना। सबसे पहले लिखो बर्थ, इसमें लिखो 1469, एट रायपोई की तलवंडी, रायपोई की तलवंडी, जिसको भी क्या कहा जाता है, ननकाना साहिब।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो पेरेंट्स, इसमें लिखो मेहता कालूदास। मदर का नाम लिखो माता तृप्ता जी। नेक्स्ट लिखो सिस्टर, माता नानकी। नेक्स्ट लिखो स्पाउस, बीबी सुलखनी। ब्रैकेट में लिख लो एट द एज ऑफ 14 गुरु नानक देव जी वॉज मैरिड। नेक्स्ट लिखो सन्स, श्रीचंद एंड लक्ष्मीदास। गुरु नानक देव जी की स्टोरी ऐसे है कि ये ना बचपन से ही ये एक ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज थी इनके पास, और ना इनके पिताजी को कहा गया कि आपका बेटा कहीं ना वो ना कर ले, घर बार छोड़ के ना कहीं वहाँ ना चला जाए, जंगलों में ना चला जाए। तो उस वजह से ना उन्होंने इनकी ना छोटी उम्र में ही शादी कर दी। वो मैंने आपको अभी लिखवाया ना एट द एज ऑफ 14। तो एज ऑफ 14 इनकी ना शादी कर दी जाती है, लेकिन ये ना क्या करते हैं, इनका ना उसमें मन नहीं लगता। ये ज़्यादातर क्या कहते हैं लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे। तो जो इनके फादर है ना उनको समझाया इनकी बेटी ने, माता नानकी ने। वो कहते हैं कि आप ना इनको ना हमारे पास भेज दो, ये यहाँ पे जॉब कर लेंगे और इनका थोड़ा मन भी बदल जाएगा, ठीक है। तो वो चले जाते हैं वहाँ पे, क्या कहते हैं, अपनी सिस्टर के पास चले जाते हैं और इनको ना एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है मोदी खाना में। ये गवर्नमेंट स्टोर हाउस होता है उसका, नवाब दौलत खान लोधी का, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखना है, लिख लो, वैसे ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिखवा देता हूँ फिर भी। हिज सिस्टर नानकी एंड हर हस्बैंड जयराम took him to Sultanpur at the age of 20 and he gained employment as a keeper of Modi Khana, a government storehouse from Nawab Daulat Khan Lodhi। अब जब ये सुल्तानपुर चले जाते हैं वहां पे ना इनको एक अपना दोस्त मिल जाता है जिसका नाम होता है, ये एक ना मुस्लिम सिंगर होता है और इसका नाम था मर्दाना। जिस सुल्तानपुर कपूरथला वाला सुल्तानपुर है, जो कपूरथला में पड़ता है ना सुल्तानपुर, ये वो वाला है। तो एक दिन क्या होता है, जब सुल्तानपुर में एक दिन ना गुरु नानक देव जी वहां पे ना एक रिवर है, रिवर बेन, तो वो वहां चले जाते हैं नहाने के लिए और ना 3 दिन वो लौटते नहीं है। ये बात है जब उनकी एज थी 30, ठीक है। तो 3 दिन बाद लौटते नहीं है और जब वो वापस लौटते हैं ना तो वो इनलाइटेंड होके लौटते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो यहाँ पे, ही अटेन्ड इनलाइटमेंट एट द एज ऑफ 30 एट रिवर बेन। जब ये इनलाइटनमेंट प्राप्त कर लेते हैं ना, अटेन कर लेते हैं, उसके बाद ना ये 4 लेंथी जर्नीज करते हैं जिनको कहा जाता है उदासीज। लिखो 4 उदासीज ऑफ गुरु नानक देव जी। किसी किसी बुक्स में ना कहा गया है कि उनकी 3 उदासीज थी, ठीक है। तो आपको 3 और 4 में कंफ्यूज नहीं होना, आपको 4 ही लिखनी है। रीजन मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ना 2 उदासीज को मिक्स करके जो उनकी पहली उदासी है ना उसको 12 साल की बना दिया है, ठीक है।
और 4 लिखने का रीज़न मैं ये बताता हूँ क्योंकि जो हमारी PSSB है ना, वो ऑलरेडी ये सवाल पूछ चुकी है और उसमें जब ये सवाल पूछा गया था कितनी उदासीज हैं, उसमें उसने जब अपनी जो आंसर शीट थी उसमें उसने 4 लिखा था, तो इसलिए हम भी 4 ही मान के चलेंगे। तो लिखो 4 लेंथी जर्नीज उदासीज। सबसे पहली थी ईस्ट की तरफ, सेकंड थी साउथ की तरफ, ये सीरियल ऑर्डर या ऐसे ही याद रखना है आपको। सेकंड थी साउथ की तरफ, थर्ड थी नॉर्थ की तरफ, और जो लास्ट उदासी थी वो थी वेस्ट की तरफ। वेस्ट मतलब मक्का मदीना वाली साइड। जब वो अपनी लास्ट उदासी से वापस आ रहे होते हैं तो वो पहुंचते हैं सैदपुर। वो और मर्दाना एक साथ थे, तो वो सैदपुर पहुंचते हैं। जब वो सैदपुर पहुंचते हैं उस पे ना बाबर ने इन्वेड किया होता है उसी टाइम पे, जिस टाइम पे वो सैदपुर पहुंचते हैं ना वहां पे बाबर ने किया होता है इन्वेड। तो वो क्या बाबर क्या करता है कि वहां पे सैदपुर के सभी लोगों को बंदी बना लेता है। जब वो बंदी बना लेता है उसके बाद ना जब वो उसकी बात होती है गुरु नानक देव जी से, तो उसको समझ में आता है कि ये जो इंसान है ये ना बहुत इनलाइटेंड है, इनको बहुत नॉलेज है। तो ऐसा कुछ नहीं करता, वो उनसे माफी मांग के उनको ना रिलीज कर देता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंटेम्पररी मुगल एट हिज टाइम, उसमें लिखो बाबर, और एक और लिख लो शेरशाह सूरी। ये मुगल नहीं था लेकिन ये कंटेम्परेरी है। उसके बाद लिखो सिटी फाउंडेड, करतारपुर। ये लाहौर वाली करतारपुर है। अपनी लास्ट उदासी के बाद गुरु नानक देव जी यहां पे आ गए थे। करतारपुर ना राइट बैंक ऑफ रावी पड़ता है। ये देखो, ये है रिवर रावी, ये पठानकोट गुरदासपुर और अमृतसर को टच करती हुई ये पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है। तो ये इसके राइट बैंक पे पड़ता है। अच्छा, राइट और लेफ्ट बैंक कैसे ढूंढना होता है वो बताता हूं मैं आज आपको। जैसे ये रिवर रावी है ना, ये यहां से बहती हुई और यहां पे नीचे जाके अरब सागर में गिर जाती है। तो इसका राइट और लेफ्ट बैंक कैसे ढूंढा जाता है कि रावी जिस साइड को बह रही है ना उस साइड को अपना फेस कर लो, ठीक है। और उसके बाद देखो कि आपका जो राइट साइड है वही रिवर का राइट साइड होगा, ठीक है। मैंने लेफ्ट हैंड मूव किया था, जो आपका राइट साइड होगा ना इस साइड वाला हो। वैसे क्योंकि ज्योग्राफी आपके सिलेबस में नहीं है तो ऐसा सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा कि राइट बैंक या लेफ्ट बैंक वाला। तो वहां जाके ये सिटी फाउंड करते हैं करतारपुर, और जो अपने जीवन के जो आखिरी दिन है ये वहीं पे बिताते हैं। और वहीं पे ना इन्होंने लंगर प्रथा शुरू की थी। गुरु नानक देव जी ने वहीं पे लंगर प्रथा शुरू करते हैं करतारपुर में। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ही इंट्रोड्यूस्ड लंगर प्रथा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कॉम्पोजिशंस। सबसे पहले लिखो जपजी साहिब, सेकंड लिखो आसा दी वार, नेक्स्ट लिखो ओंकार, नेक्स्ट लिखो सिद्धघोष, नेक्स्ट लिखो 12 माह, नेक्स्ट लिखो
947 हिम्स। ये जो सारे हैं ना, इन पे स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखो हिज सक्सेसर, उसमें लिखो भाई लैना, LEHNA, और ब्रैकेट में लिख लो गुरु अंगद देव जी। लास्ट में लिखो ज्योति ज्योत। ये कहां पे? करतारपुर में 1539, करतारपुर वही पाकिस्तान। अब इसमें आपने जो जो लिखा ना, जो जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वो लिखवा रहा हूं आपको। एक तो इनका बर्थ प्लेस रायपोई की तलवंडी ननकाना साहिब, यहां पे स्टार मार्क करो। उसके बाद जो इनकी कॉम्पोजिशंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां पे स्टार मार्क करो। उसके बाद इंट्रोड्यूस लंगर प्रथा, इस पे स्टार मार्क करो। उसके बाद सिटी फाउंडेड करतारपुर, इस पे स्टार मार्क करो। और जो 4 उदासीज हैं उस पे स्टार मार्क करो। इसमें जो कॉम्पोजिशंस है ना, इनकी जो कॉम्पोजिशंस थी वो ना इनके बेटे के पास रह जाती हैं। इनका बेटा श्री चंद जी है ना, उनके पास रह जाती हैं। उसके बाद जो हमारे गुरु होंगे ना, उनको विजिट करने जाएंगे श्री चंद जी, वो उनसे अर्ज करेंगे, जो गुरु जी होंगे हमारे वो उनसे अर्ज करेंगे कि आप ना प्लीज़ मुझे ना गुरु नानक देव जी की जो कॉम्पोजिशंस हैं वो दे दीजिए। तो इस पर एक बहुत अच्छी स्टोरी है, जब हम वो गुरु जी के बारे में करेंगे ना, वो स्टोरी मैं तब बताऊंगा। तो जो आज की क्लास है ना, उसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं। कल हम आते ही सबसे पहले तो जो आगे की डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपको करवाऊंगा। उसके अलावा ना हम साथ ही साथ ना वो शुरू कर देंगे, जो हमारे लिटरेचर में जो हमारे राइटर्स और पोएट्स हैं ना, उनकी मैं कॉम्पोजिशंस आपको साथ के साथ वो करवाता रहूँगा, जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं। और जो हमारी उसके बाद इन फैक्ट्स के बाद हम फिर से अपनी हिस्ट्री पे ही वापस आ जाया करेंगे। कल हम सेकंड गुरु करेंगे और उनके आगे के जो गुरुज आएंगे उनके बारे में करेंगे। और आज की क्लास यही ख़त्म होती है। और इस क्लास की अभी तक तो फिलहाल इससे रिलेटेड कोई पीडीएफ्स नहीं है, लेकिन आज मैंने आपको एक पीडीएफ भेजने का बोला था। हाँ, ये जो हमारे गुरुज हैं इनका जो चार्ट बना हुआ है ना, वो मैं आपको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। वो मैं सेंड करूंगा आपको टेलीग्राम पे ही। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा जो इसके बाकी नोट्स हैं, जो जो नोट्स बनते रहेंगे वो भी मैं टेलीग्राम पे सेंड करता रहूँगा। और जब हमारे गुरुज के बारे में हम कर लेंगे ना, उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा जिसमें जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री कराई है थोड़ी सी, उसके क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा ये जो मिडीवल हिस्ट्री कराई है उसके क्वेश्चंस होंगे। मतलब 10th गुरु तक हम करेंगे। और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है। मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाते हैं हमारी रिलीजियस मूवमेंट्स आ जाती हैं, जिसमें निरंकारी मूवमेंट है, राधा स्वामी मूवमेंट है, नामधारी मूवमेंट है जिसको कुक्का मूवमेंट भी कहते हैं, सिंह सभा मूवमेंट है। और उसके अलावा जलियांवाला बाग है, कोमाघाटा मारू है, ठीक है। ये सब आ जाता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री में, ये भी हम कवर करेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले ना, उससे पहले ये जो रंजीत सिंह है, ये सब हमारे उसके पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट है। जब हमारे 10 गुरुओं के बारे में हम कर लेंगे ना, इसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है। वो टेस्ट भी आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। और उसकी एक्सप्लेनेशन मैं कोशिश करूंगा कि उसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी बना दी जाए, ठीक है। तो एक हम वो टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना मॉडर्न हिस्ट्री, हम उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी हमें फॉलो कर लीजिए।